डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मुझे अपने इलाके का सबसे ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर कहा जाता है और मैं बिल्कुल भी रिश्वत ना लेता हूँ, ना ही किसी को लेने देता हूँ। शायद यही कारण है कि मैंने 10 साल की अपनी नौकरी में 5 बार ट्रांसफ़र करवाए हैं। हमेशा ही जब मेरा हाथ बड़े लोगों के गले तक पहुंच जाता है, मेरी बदली कर दी जाती है। मैं इससे नाखुश होता हूं, लेकिन नई जगह जाकर भी मैं कुछ ऐसा ही करना शुरू कर देता हूं। मेरा मानना है कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं अपने इलाके को बिल्कुल सही और साफ बना सकता हूं। कोई भी वहां पर रिश्वत नहीं लेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन शायद कुछ मंत्री ऐसा नहीं चाहते थे। 6ठी बार फिर से मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और अब मुझे एक ऐसी जगह पर भेजा गया था जहां पर शायद मैं कुछ कर ही ना पाता। ये एक ऐसी पुलिस चौकी थी जिसके आसपास छोटे छोटे गांव ही लगा करते थे और एक बड़ा गांव था जिसे देवी कहा जाता है। किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया करते थे, लेकिन अचानक उनकी संख्या घटती गई और अब तो यहाँ पर घूमने के लिए कोई नहीं आता। कभी कभार ही पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कोई यहाँ पर आ जाता है। और मैंने सुन रखा था यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं, जिस कारण लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया है। जैसे ही मैं इस पुलिस चौकी में पहुंचा था, मैंने देखा हर जगह मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी। कोई भी यहाँ पर लगता है सफाई नहीं कर रहा था। जब मैंने उस पुलिस स्टेशन के बाहर देखा तो वहाँ कुछ कांस्टेबल थे और बाहर ही बैठे हुए थे। मैंने ऊंची आवाज़ में उन्हें अंदर आने को कहा और मुझे देखकर हर कोई हैरान था और डरे हुए थे। वो भागकर अंदर आने लगे और मैंने उन्हें पूरा पुलिस स्टेशन दिखाया कि इस तरह से हर जगह मिट्टी जमी हुई है। क्या यहाँ पर कोई सफाई नहीं करता? क्या यहाँ पर कोई कंप्लेंट लिखाने के लिए नहीं आता? मैं उनसे सवाल किए जा रहा था और उनकी आंखें नीचे थी और उनका मुंह खोल तक नहीं रहा था। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि 1 घंटे में इस पुलिस स्टेशन में पूरी तरह से सफाई हो जानी चाहिए। और मैं 1 घंटे तक वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रहा और वहाँ कई लोगों को बुलाया गया। वो पास के गांव से ही बुलाए गए थे और वहां पर पूरी तरह से सफाई कर दी गई। मैं देख रहा था वहां एक तरफ फाइलें ही फाइलें थी और मुझे गुस्सा तो इस बात पर था कि अगर यहां पर कोई कंप्लेंट लिखाने के लिए आता भी होगा तो यहां तो कोई लिखता नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा था कि यहां पर कितने लोग आते हैं और यहां टूरिस्ट आना बंद क्यों हो गए हैं, और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मेरे ऐसे सवालों से वो तो खुद डरे हुए थे। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक राउंड मार कर आऊँ देवी गांव में। आखिर वहाँ पर क्या खास है जो लोग इतने ज़्यादा आया करते थे, और क्या घटना हुई जो यहाँ पर लोगों का आना बंद हो गया। मैंने जैसे ही उन कांस्टेबल्स को कहा कि मेरे साथ एक आदमी आना चाहिए, मैं वहाँ पर जाकर आऊँगा, तो वो थर थर काँप रहे थे। मेरे साथ वहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता था, जैसे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनसे मैं सवाल पूछे जा रहा था जिसका जवाब वो दे नहीं रहे थे। उसके बाद मैं अकेला ही उस तरफ चल पड़ा। मेरे पास एक बाइक थी जिसे लेकर मैं उस गांव की तरफ निकल पड़ा था। वो गांव यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर था और उस पगडंडी से जाते वक्त मुझे घबराहट सी हो रही थी। वो रास्ता जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से जाता था और उस गांव के आसपास और कोई गांव नहीं है, बल्कि हर गांव उसके दूर दूर ही पड़ता है और हर कोई वहां जाने से डरता है। रास्ते में मैं जिससे भी पूछे जा रहा था उसका सही रास्ता, वो बस इशारा करते, कोई शब्द ना बोलते। जंगल के बीच एक जगह पहुंचकर वो पगडंडी छोटी हो गई थी और रास्ता बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। मुझे बाइक वहीं पर लगानी थी और लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं उस गांव तक पहुंच आया था।
उस छोटी सी पहाड़ी को पार करने के बाद मैं जैसे ही उस गांव के पास पहुंचा, वो दृश्य देखने लायक था। आगे बिल्कुल साफ पानी की झील थी, एक तरफ पहाड़ से आ रहा झरना था, वहाँ कई लकड़ी के घर बने हुए थे जो पुराने फार्म हाउस जैसे लग रहे थे। वहाँ पर और भी छोटी छोटी इमारतें बनी हुई थीं जो किसी ज़माने में होटल हुआ करते थे, लेकिन उनकी दीवारों पर अजीब से निशान बनाए गए थे। वहाँ पास लगता ही वो गांव दिख रहा था जिनके घरों से धुआं उठ रहा था। शायद वहाँ पर लोग खाना बना रहे होंगे, जिस कारण धुआं इस तरह से जगह जगह से उठ रहा था। उस गांव तक पहुँचने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि रास्ता था ही नहीं। उन झाड़ियों को हटाकर मुझे उस गांव तक पहुंचना था और मन में ये भी ख्याल आए जा रहा था कि यहाँ पर लोग रहते कैसे होंगे, खाना कैसे खाते होंगे, शहर से कुछ ना कुछ तो लाते ही होंगे, तो क्या इस रास्ते से आकर निकलते होंगे। यहाँ से शहर भी काफ़ी दूर है और मुझे ऐसी जगह पर फेंका गया था कि मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। फिर भी मुझ में हिम्मत पूरी थी। यहाँ भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँगा कि बदलाव ले आऊँगा। दोबारा से इस जगह को वैसा ही टूरिस्ट प्लेस बनाकर ही छोड़ूंगा। मैं जैसे ही उस गांव में पहुंचा, वहां पर लोग मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। हर कोई जैसे मुझसे डर रहा था और मुझसे दूर जा रहा था। मैं किसी से भी बात करने की कोशिश करता तो वो घबरा सा जाता और मुझसे दूर चला जाता। वहाँ कुछ औरतें जो जंगल से फल सब्जियां ला रही थीं, मुझे देखकर इस तरह से डर गईं कि उन्होंने फल और सब्जियां वहीं पर गिरा दिए। वो हर कोई अपने टूटे फूटे घरों के अंदर जा रहे थे और दरवाज़ा लगा रहे थे। सामने एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा बुजुर्ग आदमी मुझे देखकर बिल्कुल डरा नहीं हुआ था और मैं उसी से सवाल कर सकता था। मैं उसके करीब पहुंचा और पूछने लगा, क्या ये देवी गांव है? लेकिन इतना बीच तक क्यों बना हुआ है? कोई सड़क क्यों नहीं है? अगर यहाँ पर सड़क नहीं है तो सरकार से दरख्वास्त क्यों नहीं की जाती? यहाँ पर भी सहूलत तो पहुँचनी चाहिए। तो वो बुजुर्ग आदमी मुझ पर हंसने लगा था। वो कहने लगा था, आप सड़क की बात कर रहे हो? यहाँ पर तो जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। मैंने कहा, क्या नहीं मिलता? क्या आपको खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता या सरकारी सहूलत नहीं मिलती? तो उन्होंने कहा, हमें इंसाफ नहीं मिलता। मैंने कहा, इंसाफ नहीं मिलता? कौन नहीं देता आपको इंसाफ? मुझे बताइए, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा। मैं यहाँ पर नया इंस्पेक्टर आया हूँ और मैं इस जगह की दशा और दिशा बदलना चाहता हूँ। दोबारा यहाँ पर लोगों को लाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कुछ समय पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया करते थे और जिस तरह से यहाँ आसपास पहाड़ बने हुए हैं और ये झील बिल्कुल कांच जैसी है, ये झरना, यहाँ पर बनी ये इमारतें इस बात को बताती हैं कि ये जगह कितनी सुंदर है। लेकिन हर कोई इसे छोड़कर चला क्यों गया और यहाँ पर अब कोई सड़क मौजूद क्यों नहीं है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? वो बुजुर्ग आदमी कहने लगा, पहले यहाँ पर बहुत लोग आया करते थे, बहुत खुश रहा करते थे। यहाँ जब ढूंढा गया था इस तालाब को, इस झरने को, तो हर कोई खुश हो गया था और यहाँ पर तो इमारतें धड़ाधड़ बनना शुरू हो गई थी। लेकिन जब से वो हादसे शुरू हुए, हर कोई डरने लगा था। पहले तो बाहर से आए लोगों को उन हादसों ने डरा दिया, उन घटनाओं ने उनको निगल लिया और उसके बाद ये शाप हम पर भी आ घिरा। हम भी एक एक करके तड़पते गए और इंसाफ देने के लिए सरकार भी नहीं आई, पुलिस भी नहीं आई। हर कोई हमसे नाता तोड़कर यहाँ से चला गया। मैंने उनसे सवाल किया, यहाँ पर इतनी घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन यहाँ से बाहर किसी को पता ही नहीं है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, अपने पुलिस स्टेशन में जाओ, फाइल्स में देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या क्या हुआ है तुम्हें उसकी जानकारी होनी चाहिए। वो बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से उस कुर्सी से उठा और मैं उससे सवाल अब भी पूछे जा रहा था। उसने अब कोई जवाब नहीं दिया और वो भी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मौसम खराब होता जा रहा था। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आंधी चलना शुरू हो गई थी और मैं सोच रहा था जल्दी से यहाँ से निकलूं, क्योंकि यहाँ पर कहीं फंस गया तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता चलेगा। और वैसे भी अब मैं बिल्कुल सीधा निकलकर अपनी बाइक ढूंढने वाला हूँ। वहाँ
अंदर जाने में मुझे लगभग आधा घंटा लगा था, लेकिन बाहर निकलने में 1.5 घंटा लग गया और बारिश शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर अंधेरा घिर चला था और बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी बाइक मिली, और बाइक मिलने के बाद वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसे घसीट कर ही मुझे वहाँ से बाहर तक आना पड़ा। उस जंगल से बाइक को घसीटते समय मुझे महसूस हो रहा था जैसे उस जंगल में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे आसपास महसूस हो रहा है। कोई ना कोई तो जैसे मेरे पीछे है और मुझे देख रहा है। आसपास से आ रही आवाज़ें भी कभी मुझे लगती आंधी के कारण हैं, तो कभी लगती कोई भागकर मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है। मैं बाइक को इस जगह पर छोड़ नहीं सकता था और ना ही यहाँ किसी को बुला सकता था। यहाँ पर कोई मोबाइल टावर तक नहीं था और मैं फ़ोन करके भी यहाँ किसको बुलाता। मुझे डर था मैं बाइक यहाँ पर छोड़ दूंगा और दोबारा इसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। ऐसी जगह पर शक भी किसको जाएगा। उस बाइक को घसीटने में मुझे 2.5 घंटे लग गए और तब जाकर मैं अपने पुलिस स्टेशन तक पहुंचा था। रात के 9:30 बजे का समय हो गया था और वहां पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था। पुलिस स्टेशन के बाहर वाले उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। उसके बाद मुझे आगे तक चलना पड़ा। मैंने बाइक को वहीं पुलिस स्टेशन पर खड़ा कर दिया था और साथ वाले गांव की तरफ मैं जा रहा था। वहीं पर सबके घर हैं, पुलिस कांस्टेबल भी वहीं पर रहते हैं और मुझे वहीं पर एक क्वार्टर मिला हुआ था। मैं जब वहां पर पहुंचा, मैंने सबको कह रखा था मेरा सामान वहां पर सेट कर देना, लेकिन मेरा सामान उन ट्रंक्स में अब भी उस क्वार्टर के बाहर पड़ा हुआ था और पानी में वो पूरी तरह से भीग चुका था। इसे देखकर आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था मेरे, मैं बयां नहीं कर सकता। अगर उस समय मुझे कोई मिल जाता तो मैं उसी समय उसे यहाँ से भगा कर रख देता। मैं किसी कांस्टेबल को यहाँ टिकने नहीं देता। वो गुस्सा भी मेरा 1 घंटे में गायब हो गया जब मैं हर घर के पास जाता और वहाँ पर मुझे ताला लगा हुआ मिलता। मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा था। कहाँ गए सब? इस चीज़ के बारे में सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं रुकूं कहाँ? हर घर में तो ताला लगा हुआ था, जैसे हर कोई यहाँ से गायब हो चुका हो। ऊपर से ऐसी बारिश, वो बिजली कड़के जा रही थी। यहाँ पर जैसे तूफान आया हुआ था, जिस कारण कई कच्चे घरों की छतें हवा में उड़ चुकी थी। उसके बावजूद भी दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और अंधेरे में मुझे अब डर लगने लगा था। मैंने वहाँ किसी तरह से अपने उस क्वार्टर के कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। भले ही मुझे ताला तोड़ना पड़ा था, मैं उस सामान को अंदर ले आया था और वहाँ छत से पानी टपक रहा था। अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था, लेकिन सामने पड़ा वो पलंग बिल्कुल सूखा था जिस पर मैं लेट गया। मैं और कुछ नहीं कर सकता था। कल सुबह ही करूँगा जो भी करूँगा। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। भूखे पेट में कभी नहीं सोता, आज इसी तरह से सोना पड़ रहा था। वो रात तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली और अगले दिन पुलिस स्टेशन जल्दी खोल लिया गया था क्योंकि मैं सभी की क्लास लेने वाला था। मैंने सभी को बहुत ज़्यादा सुनाई। मैंने उनको कह दिया कि अब यहाँ पर रूल बदल गए हैं, सुबह सबको जल्दी आना होगा और पुलिस स्टेशन कभी भी बंद नहीं होगा। कोई एक हमेशा इसके अंदर ही होना चाहिए और इसी तरह से यहाँ पर काम चलेगा। अगर वो मानना चाहे तो ठीक है, वरना मैं ऊपर चिट्ठी भेज दूंगा और सभी को निकाल दिया जाएगा। सरकारी जॉब भी जाएगी और यहीं पर भटकना पड़ेगा। शायद मेरी बात का उन पर असर हो गया था और वो थोड़ा मन लगाकर काम करने लगे थे। भले ही मेरे डर से थे, लेकिन काम तो कर रहे थे। अब मुझे उस बूढ़े आदमी की बातें याद आ रही थी। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आखिर वहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ क्या जिस कारण इस तरह से लोगों का आना बंद हुआ? मुझे वो फाइल चाहिए। मैं उन कांस्टेबल्स को कह रहा था मुझे वो फाइल चाहिए जिसमें यहाँ के केसेस के बारे में बताया गया हो, लेकिन हर किसी के होश उड़े हुए थे। आखिर क्यों वो मुझे इन घटनाओं के बारे में नहीं जानने देना चाहती थी? मैं थोड़ी सख्ती दिखाने लगा और तब मुझे सबसे पीछे वाली अलमारी की तरफ ले जाया गया। उस अलमारी को खोला गया और अंदर फाइलें ही फाइलें थीं।
मैंने कहा, कौन सी फाइल है जिसमें उस घटना के बारे में बताया गया है जो उस गांव में घटी है? उन्होंने कहा, ये पूरी अलमारी ही उन घटनाओं की है। इतनी ढेर सारी फाइल्स को देखकर मैं खुद हैरान हो चुका था। मैंने उनसे पूछा, इतनी सारी फाइलें, इनमें से केस कितने बंद हो चुके हैं? उन्होंने कहा, कोई भी नहीं। हर केस सुलझाया जा ही नहीं सका। वहां क्या होता है किसी को पता ही नहीं चलता। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उस फाइल के बारे में जानने के लिए और भी पुलिस वाले वहां तफ्तीश के लिए क्या पहले गए ही नहीं? क्या कोई तफ्तीश करता ही नहीं? उन्होंने कहा, हाँ करते हैं, जाते हैं लेकिन आते नहीं। ऐसी बुरी बुरी घटनाएं हो चुकी हैं कि सरकार ने भी इस जगह को दबाना शुरू कर दिया। यहाँ से टूरिस्ट प्लेस बिल्कुल बंद कर दिया गया, लोगों का आना बैन कर दिया गया। यहाँ धीरे धीरे सब कुछ बंद किया, तब जाकर ये घटनाएं कम हुई और अब वहाँ पर बहुत कम लोग ही गायब होते हैं। मैंने कहा, कम लोग? क्या अब भी यहाँ पर लोग आते हैं जो गायब हो जाते हैं? उन्होंने कहा, अब भी उस देवी गांव के कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं, कभी कभी बड़े भी गायब हो जाते हैं, लेकिन ये घटनाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं काफ़ी डरा हुआ था। आखिर एक बच्चा भी गायब हो जाए तो उसे छोटी घटना नहीं कहा जा सकता। एक भी गायब हो जाए तो उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो जैसे इन घटनाओं को साधारण माना जा रहा था। मुझे दोबारा उसी गांव में जाना होगा। मैंने उन कांस्टेबल्स को कहा कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था। वहाँ पर वो जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनका मानना था वहाँ से कोई वापस नहीं आ पाता। मैंने कहा, कल मैं गया था और वापस जाकर आया हूँ। जो तुम लोग वहम फैलाकर बैठे हो मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। यहाँ दोबारा मैं टूरिज्म कायम कर रहूँगा। सारे रहस्यों की पड़ताल होगी। तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। वो मान नहीं रहे थे तो मैं सख्ती दिखाने लगा। मैंने कहा, तुम सबको निष्कासित कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने वाले फंड मैं रोक दूंगा, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा और बहुत बुरा हो जाएगा। 2 लोग चाहिए मुझे। वहाँ पर आज तफ्तीश होगी, हर रहस्य को जाना जाएगा। वक्त सुबह का था। हमने खाना इकट्ठा किया और 2 कांस्टेबल मेरे साथ चल पड़े। वो जानते थे उस गांव में जाने का सही रास्ता क्या है। मैं पहले तो उस पगडंडी से जाकर वहाँ बाइक खड़ी कर देता और आगे उन झाड़ियों से जाता, लेकिन उन्होंने कहा था उस नदी के पास से जाते समय हमें ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ना होगा, और हमने चुना भी वही रास्ता। बाइक से उस नदी तक पहुँचा गया और वहाँ पर छोटी सी पगडंडी थी जो नदी के साथ जा रही थी। वहाँ झाड़ियाँ कम थी और नदी में गिरने का खतरा भी था, लेकिन अगर एक तरफ चला जाए तो वहाँ सामने कुछ नहीं आता और जो रास्ता काफ़ी लंबा लग रहा था वो 25 मिनट में पूरा हो गया। हम उस गांव तक पहुँच गए थे और उन 2 कांस्टेबल की टांगें कांप रही थीं। उन गांव वालों को देखकर वो आंखें झुकाकर नीचे की तरफ खड़े हो गए थे। वो कहने लगे थे, इनके बहुत घटनाएं हुई हैं, ये बहुत गुस्सा हैं हमसे, ये पुलिस वालों को कभी भी पीट सकते हैं। वहाँ लोगों की भीड़ हमसे डर रही थी और मैं इन पुलिस वालों को डरा हुआ देख रहा था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? हर कोई डरा डरा क्यों रहता है? लेकिन कुछ औरतें इतना गुस्से में घूर रही थीं कि मैं देख रहा था कुछ गड़बड़ है। उन औरतों के पास जाकर मैं एक एक से पूछने लगा, आखिर आप इस तरह से घूर क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा, तुम पुलिस वाले हो ना? कल तुमने नहीं बताया। कल ही अगर पता चल जाता तो तुम्हें दोबारा यहाँ आने नहीं देते। भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हमेशा तुम लोग यहाँ पर आते हो और पेपर भर कर चले जाते हो, कोई ढूंढ नहीं पाता। मेरा बच्चा पिछले 1 साल से गायब है, कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। वो काली पहाड़ी जो जाता है वापस क्यों नहीं आता? कहाँ चले जाते हैं सब? ढूंढ कर लाओ मेरे बच्चे को, तुम्हें मिल सकता है। हम जिससे भी बात कर रहे थे वो उस पहाड़ी के पास गायब हुए लोगों की बात कर रहा था। किसी का बच्चा गायब हो चुका था तो किसी के घर का मेंबर गायब हो चुका था। वहाँ जाकर कोई वापस क्यों नहीं आता? मैंने जो फाइल्स देखी थी उसमें इतने ज़्यादा नाम थे कि मैं इस चीज़ को सामने लाना चाहता था। मैं उस बुज़ुर्ग के पास पहुँचा जिससे मैंने कल बात की थी। वो अब भी कुर्सी डाले वहीं पर बैठा था।
शायद हर रोज़ वो उस पेड़ के नीचे इसी तरह से कुर्सी डालकर बैठता होगा। उसकी टांगें थोड़ी कमज़ोर थीं, इसीलिए कोई ना कोई उसे वहाँ पर बिठा देता होगा। मैंने उस बुज़ुर्ग से सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे पूरी सच्चाई बताइए, यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो उस बुज़ुर्ग ने बताना शुरू किया, यहाँ पर अच्छी झीलें हैं, अच्छे झरने हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू हो गए थे। उस समय यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होती थी। यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया था, लेकिन अचानक यहाँ से लोग गायब होने लगे। यहाँ पर तो सही सलामत रहते उस पहाड़ी के पास जो भी जाता वो वापस आता ही नहीं। किसी को नहीं पता था ऐसा क्यों होता है। वो काली पहाड़ी हमेशा से शापित थी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उस पहाड़ी के ऊपर किसी को नहीं चढ़ना चाहिए। हम तो वहाँ जाते ही नहीं थे। जैसे जैसे यहाँ पर लोग आते गए, उन्होंने ये कोशिश भी की। एक गायब हुआ जिसे ढूंढने के लिए 3 लोग गए थे। वो 3 गायब हुए और उसे ढूंढने के लिए पुलिस आई थी। वो पुलिस वाले ऊपर गए और वो भी कभी वापस नहीं आए। वहाँ शहर से कई टीम आई थी उस राज को जानने के लिए, लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद कोई वापस आता ही नहीं। वहाँ पर हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, एक शैतान रहता है जो वहीं ऊपर पहाड़ी के जंगल में छिपा रहता है। जो भी वहाँ जाता है उसकी भूख मिटाता है। वो एक ही है। वहाँ एक छोटी सी गुफा है जिसके अंदर वो किसी ज़माने में कैद किया गया था, लेकिन किसी ने उस पत्थर को हटा दिया और वो आज़ाद हो गया। उसके बाद से वो पहाड़ी उसकी है, वहाँ जाने वाला भी उसका है, और वो उसके साथ क्या करता है ये कोई नहीं जान पाता। यहाँ खेलते खेलते कई बार बच्चे उसी तरफ चले जाते हैं। कई बड़े भी इसे अंधविश्वास समझकर वहाँ चले जाते हैं। कोई वापस नहीं आता। धीरे धीरे वो घटनाएं नीचे की तरफ भी होना शुरू हो गई। अब तो कई लोग उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े भी नहीं थे, बस नीचे जंगलों में फलों को तोड़ने गए थे। वो भी कभी वापस नहीं आए। यहाँ ऐसा ही होता रहता है और इस केस को इसीलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वापस कोई आता ही नहीं, और जो भी पीछा करने के लिए या केस सुलझाने के लिए ऊपर जाता है वो मिलता ही नहीं। सरकारें इस तरह अपने आदमी खोना नहीं चाहती और इस तरह दहशत फैलाना नहीं चाहती, तो हमारे इस गांव को ही इस तरह जंगल के बीच में अकेला छोड़ दिया गया। सड़क निर्माण बंद कर दिए गए, सहूलतें बंद कर दी गई। यहाँ गांव कभी बढ़ ही नहीं पाए और सब कुछ पीछे ही रह गया। मैं जिससे भी बात करता वो उस काली पहाड़ी की कहानी ही सुनाता। उस काली पहाड़ी पर ही था जो सबको मार रहा था और मैं वहीं पर जाना चाहता था। मरने से मैं डरता नहीं, लेकिन सच जानना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कह रहा था कि हमें ऊपर जाना चाहिए। यहाँ गांव में 100 से 150 लोग हैं और अगर सभी वहाँ पर पहुँच जाएं तो यकीनन वो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भले ही वो कोई जानवर हो या कुछ भी हो, इतनी ज़्यादा संख्या में गए लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो डर रहे थे और हमारे पास इकलौता रास्ता यही था। मैं एक एक से मिलकर उसे भड़का रहा था कि तुम्हारे तो बच्चे को गायब किया गया है, तुम्हें तो चलना चाहिए। बच्चे के बिना ज़िंदगी नहीं होती। किसी का पति गायब था तो मैं उसे समझा रहा था, तुम्हें तो चलना चाहिए। हो सकता है किसी ने वहाँ पर उसे कैद करके रखा हो। मैं वहाँ हर किसी को मनाता जा रहा था और भीड़ बढ़ती जा रही थी वहाँ जाने वालों की। वो कांस्टेबल भी अब हिम्मत जुटा चुके थे क्योंकि यहाँ 100 से 150 लोग थे। इतनी भीड़ लेकर हम उस पहाड़ी पर जाने वाले थे और आज तो उस राज से पर्दाफाश होने ही वाला था। लगभग शाम के 4 बज गए थे। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। मैं भी अपनी रिवॉल्वर ले आया था और वहाँ पर 5 कांस्टेबल आ गए थे जिनके पास अपनी अपनी बंदूक थी। यहाँ इतनी भीड़ हथियारों से भरी थी। किसी के पास भाला था तो किसी ने रस्सी ली हुई थी। किसी के हाथ में तेज धार हथियार था और कुछ तो जैसे लोहे की रॉड लेकर ही आगे बढ़ रहे थे। इतनी भीड़ उस पहाड़ी की तरफ पड़ रही थी और चारों तरफ से आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन हम जैसे ही उस पहाड़ी के करीब पहुँचे, यहाँ मौसम फिर से बदलने लगा था।
थोड़ी थोड़ी आंधी चलना शुरू हो गई थी, जिस कारण यहाँ मिट्टी ही मिट्टी हवा में उड़ रही थी। कुछ कुछ बारिश की बूंदें पड़ रही थी, लेकिन अभी तेज़ बारिश शुरू नहीं हुई थी। रास्ता ढूंढने में थोड़ी थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ को सही दिशा में ले जाने में कुछ तो गड़बड़ थी। वहाँ पेड़ इस तरह से हिल रहे थे जैसे हमारे ऊपर ही गिर चले हों। यहाँ आकर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैं जैसे अंदर से डर रहा था। कभी भी मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। मैं तो हमेशा से मानता हूँ भूत प्रेत होते ही नहीं, ये बस मन घड़ंत कहानियाँ होती हैं। और यहाँ उस पहाड़ी पर जाकर भी हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा। हो सकता है उस पहाड़ी पर एक ऐसी ढलान हो जहाँ से फिसलकर हर कोई नीचे गिर जाता हो और उसे ढूंढने के लिए कोई वहाँ पर जाता ही नहीं। हो सकता है यही होता हो। जैसे ही हम उस पहाड़ी के पास पहुँचे, पास में लगती उस नदी का पानी भी जैसे हिलकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पेड़ इस तरह से हिल रहे थे जैसे उसकी टहनियाँ हमें दबोचना चाहती हों। वहाँ पत्थर भी नीचे की तरफ खिसकते आ रहे थे जैसे वो हमें वहीं पर दफन करना चाहते हों। उस पहाड़ी पर एक पगडंडी बनी हुई थी और वो बिल्कुल साफ रास्ता नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई ना कोई वहाँ पर चलता होगा, जिस कारण वो साफ है। ऊपर से कोई ना कोई तो नीचे आता ही होगा, जिस कारण मिट्टी इस तरह से नीचे की तरफ बैठी हुई थी। वो रास्ते से चलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी पगडंडी नहीं थी। कुछ ही लोग वहाँ से ऊपर जा सकते थे और पूरी भीड़ काफ़ी पीछे तक थी जो हमारे साथ साथ चले आ रही थी। उस भीड़ की आवाज़ें उस पहाड़ी से इस तरह से गूंज रही थी जैसे पूरा जंगल ही उनका हो। वो आवाज़ें हर तरफ से गूंजती टकराती हुई वापस हमारे ही कानों में पड़ रही थी और डरावना सा एहसास हो रहा था, जैसे हम एक बड़ी जंग के लिए निकले हों। मैं सबसे आगे था और मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी और मैंने वहाँ गोलियाँ डालकर तैयार कर रखी थी कि कोई मौका आया तो मैं इसे चलाने से चूकूंगा नहीं। उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। वहाँ आसपास के पेड़ जैसे गले हुए थे, उनसे आ रही बदबू बहुत ही अजीब सी थी। वो बदबू हर जगह घिरी हुई थी। वहाँ फल भी सड़े हुए थे जिनसे बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये बदबू वाली पहाड़ी है और लोग भी उसे देखकर थर थर कांपे जा रहे थे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, मैं सबसे आगे था, इसीलिए सबकी हिम्मत बंधी हुई थी। अगर मैं डरता तो हर कोई पीछे की तरफ भागने लगता और इस भगदड़ में कई लोग मर सकते थे। यही कारण था कि मैं आगे हिम्मत के साथ चल रहा था। मैं किसी शैतान से नहीं डरता, मैं वहाँ उसे ख़त्म करने के लिए जा रहा था। उस पहाड़ी के ऊपर तक हम पहुँच आए थे और जैसे ही वहाँ ऊपर पहुँचे, वो कोई सीधी पहाड़ी नहीं बल्कि एक पठार जैसा लग रहा था। ऊपर बिल्कुल साफ मैदान था, जैसे पेड़ों को काटकर वो मैदानी इलाका बनाया गया था। वहाँ एक चीज़ देखने लायक थी। लकड़ियों को जोड़कर वहाँ पर एक बड़ी सी आकृति बनाई गई थी जो किसी शैतान की लग रही थी। लकड़ी की आकृति जिसके नीचे बहुत सारा सूखा घास फूस रखा हुआ था, जैसे उन लकड़ियों को चलाने की तैयारी चल रही हो। वहाँ सामने वो गुफा दिख रही थी जिसकी तरफ सब इशारा किए जा रहे थे। सब भीड़ उस मैदान में पहुँच गई थी और इधर उधर झांकी जा रही थी। बार बार किसी के चीखने की आवाज़ कभी तो जंगल के बीच से आती तो कभी हम लोगों के बीच से ही आती। मैं बार बार देखने के लिए कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता, कभी भी कोई मिलता नहीं। इस पहाड़ी के इतना ऊपर तक चढ़ने में सबको थकान हो गई थी और मेरी भी टांगें दर्द कर रही थी। उस गुफा से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी जैसे किसी के कराहने की आवाज़ आ रही हो। मैं सोच रहा था इस गुफा के अंदर तो हमें जाना ही होगा, कोई ना कोई तो अंदर मौजूद है जो कराह रहा है। यकीनन ये वो होगा जो सबको मारता है। हम भीड़ बनाकर उस गुफा के काफ़ी करीब पहुंच आए थे, लेकिन उस गुफा में थोड़ी सी ढलान थी और वहाँ पत्थर भी फिसलकर अंदर की तरफ जा रहे थे। वहाँ हम साथ लगते हुए उस गुफा में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और मैंने भीड़ को अंदर आने से मना कर दिया था। हम 5 से 7 लोग ही होंगे जो अंदर जाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सब अंदर आ जाना। किसी के चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आई तो भीड़ अंदर पहुंच आना और देख लेना।
इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मैंने सबको कह दिया था कि तुम पांचों थोड़ा पीछे रहो, मैं ज़्यादा आगे जाऊंगा। मुझे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा शक है, मुझे पहले वो शक मिटाने दो। मुझे लगता है यहाँ कोई ढलान होगी जहाँ से किसी का पैर फिसल सकता है और फिसलने के कारण कोई नीचे गिर सकता है। यही चीज़ मुझे एक बार देखनी होगी, उसके बाद चाहे तुम मेरे पास आ जाना। हम जैसे जैसे उस गुफा के अंदर जा रहे थे, वो कराहने की आवाज़ करीब आती जा रही थी। उसके बाद गुफा के एक मुआने पर जैसे बहुत तेज़ ढलान थी और वहाँ जैसे पहाड़ी से नीचे निकलने का रास्ता था, और वो भी बिल्कुल सीधा। वहाँ पर मैंने पत्थर फेंक कर देखा तो वो पहाड़ी से बिल्कुल नीचे ही गिरता था। मुझे नीचे रंग बिरंगे कपड़े दिख रहे थे, वो काफ़ी दूर थे और उससे आगे निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं था। उस बड़ी सी ढलान से आगे निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। वो किसी और घुमाव के ज़रिए जाने का रास्ता था, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। मैंने सबको वापस जाने के लिए कह दिया और मुझे लग रहा था मैंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। हम उस गुफा से बाहर आए और वहाँ पीछे से घूमकर उस ढलान के नीचे वाले इलाके में पहुँचने लगे। वो भीड़ मेरे पीछे थी और मेरी आंखों में चमक थी। मैंने एक ऐसा रहस्य सुलझा लिया था जो इस गांव को खुद के साथ ही समाना चाहता था। पूरा गांव बर्बाद हो जाता अगर ये सच किसी के सामने ना आता। उस पहाड़ी से नीचे पहुंचते ही नीचे बहुत सारे कटे फटे से कपड़े पड़े थे, कुछ इंसानी हड्डियां पड़ी थीं, और वहां मैं कहने लगा, ऊपर उस ढलान से गिरकर लोगों की नीचे मौत हो जाती है। वो ढलान ऐसी है कि उससे बचा नहीं जा सकता। यकीनन इस गुफा के अंदर जो भी जाता होगा ढलान से फिसलकर नीचे गिर जाता होगा और यहाँ पर जानवर नोच नोच कर खा जाते होंगे। इसी कारण कुछ हड्डियां हैं, कटे फटे से कपड़े हैं, और यही सच्चाई है। किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, वो कराहने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मैंने कहा, हाँ, वो कराहने की आवाज़ किसकी आ रही थी? उसे तो हम जान ही नहीं पाए। हो सकता है शायद कोई यहाँ गिर गया होगा जो कराह रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई जानवर उसे उठाकर ले गया। सब एक साथ रहो, यहाँ जानवर भी हो सकते हैं जो शिकार करते होंगे, इसी कारण यहाँ से बचकर कोई निकल नहीं पाता। सब लोग दोबारा पहाड़ी के ऊपर जाओ, यहाँ से बचकर हमें ऊपर जाना होगा। पूरी भीड़ वहाँ ऊपर पहुँच गई थी। उस मैदान में भीड़ जमी पड़ी थी और आंखों में डर खत्म हो चुका था। वहाँ पर लोगों की आंखें नम थी। वो जान गए थे उनके जितने रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, वो कहाँ गायब हुए हैं। वो उस पहाड़ी से गिरकर मरे थे और वहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए थे, थके हुए थे। अब जैसे नीचे जाने की ताकत नहीं बची थी तो वो भीड़ वहीं पर बैठ गई थी। हम खाने का सामान साथ लाए थे और वहाँ उन गांव वालों ने वो खाना बनाया था जिसे हर किसी को बांटना शुरू हो गया। वो फल थे, वो सब्जियां बना रखी थी, उन्होंने चपातियां बनाई हुई थी जो बिल्कुल गर्म थी। उसके बाद हर किसी को वो बांटना शुरू हो गए। हम वहाँ बैठे खाना खाए जा रहे थे और अंधेरे का समय हो रहा था। हमें बिल्कुल डर नहीं था। जो दिन के वक्त नहीं हुआ वो रात को भी नहीं हो सकता। जो बादल आए थे वो अचानक ही जा चुके थे। ऐसा ही होता है जंगलों में, लगता है बारिश होगी लेकिन होती नहीं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं उस खाने को लेकर एक पेड़ के पास पहुंच आया था। मैं अकेला बैठकर इस पहाड़ी के इस कोने को भी देखना चाहता था जिसने लोगों की जान ली, और खुशी भी मनाना चाहता था। मैं रहस्य को सुलझा चुका हूँ। जब सबको पता चलेगा तो हर कोई हैरान हो जाएगा। तभी वो बुजुर्ग मेरे पास आ गया। वो मेरे पास आकर मुझसे बात करने लगा तो मैं हैरान था। मैंने कहा, आप इस पहाड़ी पर इतनी ऊपर तक चढ़ आए, लेकिन कैसे? आपको थकान नहीं हुई? तो उस बुजुर्ग ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन मैं सोच रहा था कुछ मदद मैं भी कर दूं। मैं भी तुम्हारे साथ ही खाना खाता हूं। वो मेरे पास बैठ गया था। उसके बाद मैं खाना खाने लगा। वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और कब मैं उस खाने को खा गया मुझे पता ही नहीं चला। और वो बुजुर्ग तो बार बार बातें किए जा रहा था, खाना तो उसने खाया तक नहीं। वो बातों में इतना खुश हो रहा था और उसकी खुशी देखी नहीं जा रही थी। उसके बाद मैं खड़ा हो गया और
उस बुजुर्ग ने भी एक झटके से खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी कमर में दर्द हुआ और वो कराह कर एक तरफ उठने लगा। उसके कराहने की आवाज़ जैसे सुनी सुनी सी लग रही थी। वो कुछ समय के लिए कराहा और खड़ा होकर हैरान सा हो गया और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, अंकल जी रुकिए, आपकी ये आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही है। ऐसी आवाज़ ही तो उस गुफा से आ रही थी। क्या आप थे वहां पर? वो बुजुर्ग नजरें चुराने लगा था और मैं अब उसका पीछा करने लगा था। मैं पूरा सच जानना चाहता हूं, यहां चल क्या रहा है। तभी मुझे चक्कर से आने लगे। मेरे पैरों तले जैसे जमीन हिलने सी लगी थी, पेड़ जैसे हिलने से लगे थे, आंखें बंद हो रही थी। मुझे जैसे नशा सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी गिर जाऊंगा। वो अंधेरा सा आंखों के सामने कब आया और शायद मैं वहां बेहोश हो गया। मुझे किस कारण बेहोशी हुई मैं नहीं जानता था। जब मेरी आंख खुली शायद कुछ घंटे बीत चुके थे। मैंने इधर उधर झांकने की कोशिश की। मैं ऊंचाई पर खड़ा था। वो भीड़ मुझे नीचे दिख रही थी। मैं कहां पर हूं? किस पहाड़ी पर चढ़ाया मैं? तभी मैंने देखा वो लकड़ी का शैतान बनाया गया था, उससे मुझे बांधा गया था। मैं हिल नहीं पा रहा था। मुझे बड़ी जोर से बांधा गया था। मैंने कहा, खोलो मुझे यहां पर क्यों बांधा है? किसने बांधा है मुझे? तुम इतने लोग हो, छुड़ाओ मुझे। तभी वो सब जैसे मुस्कुरा रहे थे। उनकी चमकती हुई आंखें कब पीले रंग की रोशनी में बदल गई मुझे पता नहीं चला। वो नीचे से इस तरह से झांक रहे थे जैसे उन्होंने ये सब किया था। पास में खड़े वो पुलिस कांस्टेबल भी उसी तरह से हंस रहे थे। तब उनके असली रूप जैसे सामने आए थे। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। वो लाशें थीं। उनकी टांगें जैसे गायब हो चुकी थीं। वो परछाइयों की तरह प्रेत थे जो मेरी आंखों के सामने खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कब नीचे वो सूखी झाड़ियों को आग लगा दी मुझे नहीं पता चला। आग ऊपर की तरफ बढ़ रही थी और इस लकड़ी के शैतान को आग बहुत जल्दी लग जाती। मैं चीख रहा था नीचे से। आग बढ़ती जा रही थी। मैं कुछ सवाल कर रहा था। मुझे लग रहा था सवालों के जवाब तो मिलेंगे। मैंने कहा, क्या उस पहाड़ी से मरकर सब गिरते हैं? क्यों मुझे यहाँ पर बांधा गया है? पूरी सच्चाई बताओ। तो एक कांस्टेबल बोलना शुरू हुआ, यहाँ पर कोई शैतान नहीं रहता। देवी गांव पिशाचों का गांव है। भूत प्रेत और पिशाच रहते हैं वहाँ पर। जब वहाँ लोग आना शुरू हो गए, हमारे शिकार मिलना शुरू हो गए। लेकिन इंसान डरते बहुत हैं। जैसे ही कुछ लोग मरते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं। हम कहानियाँ बनाते गए, लोग उसकी सच्चाई जानने आते गए। हम उसे यहाँ लाकर अपनी पूजा करते रहे। हमारी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए हमें बलि देनी पड़ती है। तुम्हारी तरह ही हमने सबको जलाकर मारा है। कोई उस पहाड़ी से गिरा ही नहीं। बस जिनकी अस्थियां बचती थी, फटे कपड़े होते थे, उसे वहां नीचे फेंक दिया जाता था। जैसे कोई इस राज को सुलझा नहीं पाया, तुम भी इस राज को सुलझा नहीं पाओगे और यहीं पर मुर्दा बनकर रह जाओगे। वहां वो आग ऊपर की तरफ बढ़ रही और मेरे शरीर को तपिश शुरू हो चुकी थी। मेरी मौत भी यहीं होगी। मैं राज तो सुलझा पाया था, लेकिन किसी को बता नहीं पाऊंगा। देवी गांव भूत प्रेत और पिशाचों का गांव है और यकीन मानिए, मौत के बाद मैं भी इन्हीं के बीच मिलूंगा।